लीजिए पहले। क्या कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, ब्लड बैकग्राउंड लिख किया हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, कुछ डाउट है किसी को? नहीं है कोई डाउट? ओके, तो हम लोग बेसिक कवर कर रहे थे, बेसिक को ही अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो आज मैं आप लोग के साथ ये पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही, और कल मॉर्निंग के टाइम पे, कल मॉर्निंग नहीं इवनिंग के टाइम पे अराउंड 4 PM मैं आप लोग के साथ कुछ और भी शेयर करूंगा नोट्स टाइप का, जिसको आपको थोड़ा देखना है। देखता हूँ आज कितना कवर होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, कल शेयर करना है या परसों शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज यही है, बेसिक जब कवर हो जाएगा तो अपने को चैप्टर स्टार्ट करने हैं। चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मनोज स्क्रीन पे मत लिखिए कुछ भी, क्योंकि मुझे क्लियर करने दीजिए। और तो सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको ये चीज बार बार रिपीट करूंगा, एक सिंपल सी चीज। कौन से ग्रुप में शेयर करोगे नोट्स पर? ग्रुप का लिंक भेज दिएगा। ग्रुप का लिंक चंदन सर वाली ग्रुप है वो, उसी में तो शेयर कर रहे हैं, है ना। मैं अपने ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, आपके भी वो ग्रुप है जो जिन लोग इनरोल्ड बच्चे हैं वो वाले ग्रुप में शेयर कर ही रहे हैं, है ना। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में हम लोगों ने ग्राफ पे कमांड किया था। ग्राफ पे कमांड हो गया सबको, जितनी नेसेसरी चीजें थी, जितनी स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट था ग्राफ के रिकॉर्डिंग में, जितनी हमें काम आने वाली थी उतनी हमने कवर कर लिया है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें जो एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, एंड कुछ चीजें जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में काम आएंगी, हम उन दो चीजों को कवर करते हैं। सो राइट डाउन एरिथमेटिक सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लिखा हुआ रहेगा, या फिर एरिथमेटिक सीक्वेंस एस लिखा हुआ रहेगा। एपी की बात कर, तो एपी क्या होता है भाई? सिंपल सा फंडामेंटल क्या है कि अगर किसी भी टर्म से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मुझे एक फिक्स क्वांटिटी हर बार ऐड कर लेनी है। फिक्स क्वांटिटी में डी को ऐड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ए प्लस डी, नेक्स्ट ए प्लस 2d। क्या साउंड नहीं आ रहा है किसी को? क्या बात कर रहे हो? साउंड तो आना चाहिए ना भाई। सबको आ रहा है साउंड? संदीप बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है? या संदीप आप अपना चेक कीजिए ऑडियो। ए प्लस 3d, ऐसे ही ये टर्म्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? t1। फर्स्ट टर्म क्या है? e। सेकेंड टर्म क्या है सर? सेकेंड टर्म a प्लस d है। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म a प्लस 2d है। ध्यान में दीजिएगा, जब 2 है तो यहाँ पे 1 है, 3 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 1 माइनस है। तो मैं किसी भी एरिथमेटिक सीक्वेंस के nth टर्म की मैं बात करूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, a प्लस n-1 टाइम्स d। ये एपी के nth टर्म का फार्मूला हो गया। एपी के nth टर्म का फार्मूला। अब होता है कि सर ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ए फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, ए प्लस 2d थर्ड टर्म है, और ऐसे ही जाते जाते मैं nth टर्म पे पहुंचा तो nth टर्म a प्लस n-1 टाइम d है। ये nth टर्म है, दिस इज nth टर्म। और ये अपना हो गया फर्स्ट टर्म। मैं इन सारे टर्म्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैं इन सारे टर्म्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड करने का जो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम d। ये एपी के n टर्म के समेशन का फार्मूला होता है। इसी को मैं स्प्लिट करके कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, n/2 मैंने a लिखा, यहाँ पे 2a है तो एक a मैंने लिखा, एक a बच रहा है, a प्लस n-1 टाइम्स d। और ये क्या है सर? ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो मैं a प्लस tn ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समेशन का दो फार्मूला है,
और इसी को कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टाइम्स n/2, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे इनका फॉर्मूला। ओके, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। एक क्वेश्चन छोटा सा कर लिया जाए, क्योंकि एपी बहुत बड़ी चीज होती नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 7, 12 अप टू सो। अच्छा, यहाँ पर डाउट हो रहा है कि सर डी क्या है। कोई नहीं, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। दिस इज कॉमन डिफरेंस। जिस फिक्स क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, है ना, वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब 2, 7, 12 ऐसे सीरीज दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले रिकॉग्नाइज करूंगा कि ये एपी है या नहीं, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, कितने आए सर 5। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया, कितने आए सर, ये भी 5 आ गए। अगर ऐसे सेम क्वांटिटी मुझे ऐड करते हुए दिखते हैं, तो मैं इस सीरीज को एरिथमेटिक सीरीज या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दूंगा। अब मैंने आपसे पूछा कि इस एरिथमेटिक सीक्वेंस का, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे 12th टर्म बताओ कि 12th टर्म क्या होगा। कैलकुलेट करके बताइए क्या आएंगे। रफ नोटबुक पे पेन चलाइए और बताइए कि 12th टर्म क्या होंगे यहाँ पे। मेहनत कर लो भाई थोड़ा सा। फॉर्मूला यहाँ पर है nth टर्म का, सारी वैल्यूज आपके पास नोन है। ए फर्स्ट टर्म है, 2 यहाँ पे, डी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 5 निकल कर आया है। एन कौन सा टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा। मैं 12th टर्म डिसाइड कर कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो एन की वैल्यू यहाँ पर 12th हो गई। तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, महादेव का आंसर आ गया है, शुभम का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पर T12 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस n-1 टाइम d, इट मीन 11d। तो सर a की वैल्यू 2 है, प्लस 11 टाइम्स d की वैल्यू 5। तो 11 इंटू 5 55 एंड 55 प्लस 2 दैट इज 57। तो सर 57 इस एपी का आंसर हो गया, nth टर्म का, T12th टर्म का ये 57 आंसर है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसके 12 टर्म का समेशन निकालो, 12 तक का जितना भी टर्म है उन सबका समेशन निकाल कर बताओ कितने आ रहे हैं। जरा कैलकुलेट करके देखो। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एसएन का, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला। ओके, पंकज का आंसर आ गया 336। मैच करो सभी। सर 12 है तो एन की वैल्यू 12 लेनी है, तो सर 12 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। सर ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो T12 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वाला आसान होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, है ना। एंड nth टर्म, 12th टर्म क्या है, 12th टर्म 57 है, तो मैं 57 लिख लेता हूँ। 57 को मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, 59 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो 6 टाइम्स 59, इसको जब कैलकुलेट करोगे 9 6 54 एंड ये आ गया 35। सो 354 आंसर हो जाएगा। काफी लोगों का आंसर सही आया है, जो लोग जल्दीबाजी में सॉल्व किए होंगे उनका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो देख लो, जिनका मिस्टेक हुआ है वो अपना करेक्ट करो, किस तरीके से मिस्टेक हुआ है। और इस तरीके के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में भी आ सकते हैं, तो आपको वहां पर सॉल्व करना है, कोई भी मन में नहीं बिठाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मेरे भाई, है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। थैंक यू बताने के लिए, याद दिलाने के लिए, बहुत जरूरी है वो चीज, तो बाद में मुझे नुकसान होता है। फिर से बैठकर रिकॉर्डिंग करो बिना पढ़ाते हुए। चलो, एपी का तो फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे सीरीज पे, जियोमेट्रिक सीरीज। देखो 11th-12th में हम लोगों ने ये सब टॉपिक पढ़ा है और काफी डिटेल में पढ़ा है। मैं उतने डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़े थोड़े फंडामेंटल जितना हमारे काम में आएगा मैं उतने तक लेके जा रहा हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म ए आर है, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म ए आर क्यू है, एंड ऐसे ही जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म की तरफ जा रहे हैं तो हम आर से मल्टीपल कर रहे हैं। हम इसको आर से मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई नाम परमानेंटली चेंज करूं मैं आपका,
चलो अभी तो रहने दो सचिन, ठीक है। अब तो मुझे आपका नाम याद हो गया, आप गैलेक्सी भी हो तब पर भी मैं नाम आपका सचिन ही बुलाऊंगा अब। ए आर स्क्वायर ए आर क्यू अप टू 100। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर, फर्स्ट टर्म ए है। सेकेंड टर्म क्या हो गया सर, सेकेंड टर्म में ए आर है। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। देखिए 2 है पावर 1 है, 3 है पावर 2 है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के nth टर्म का जो फार्मूला हो जाएगा ए आर रेज टू एन माइनस 1 हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज के nth टर्म का फार्मूला हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, आर टू द पावर n माइनस 1। जिस नंबर से मल्टीपल करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमें मिलता है उसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो r है वो कॉमन रेशियो है, दिस इज कॉमन रेशियो। और ये हमेशा कैसे मिलेगा, देखो ए आर को ए से डिवाइड करोगे आर मिलेगा। देखो ए आर को ए से डिवाइड करोगे आपको आर मिलेगा। नेक्स्ट टर्म ले लो ए आर स्क्वायर, उसके पहले का टर्म ले लो ए आर, डिवाइड करोगे आपको आर मिलेगा। तो जब भी हमें कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म कर लेंगे, हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो ये कॉमन रेशियो का हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं समेशन का। समेशन ऑफ n टर्म्स इन जीपी, इसका फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, प्रोवाइडेड एट आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और अगर r की वैल्यू 1 होती है तो इसका समेशन जो निकल कर आएगा वो n टाइम्स a के इक्वल निकल कर आएगा, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि सर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का समेशन कितने हो। इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का समेशन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास मोड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 हो। ऐसा क्यों, देखो n की वैल्यू इंफिनिटी में पुट कर रहा हूं तो यहाँ पर r के ऊपर में इंफिनिटी आ जाएगा, r के ऊपर में इंफिनिटी। तो ये फाइनाइट वैल्यू कब देगी, ये चीज हमें समझनी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर हमारे पास आंसर नहीं निकल कर आएगा। ओके, तो r की वैल्यू हमें, अगर मैं चूज करूं कि सर r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 1 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए। लेट से मैंने 2 ले लिया और इसके पावर में इंफिनिटी पुट कर दें तो 2 को बार बार आप मल्टीपल करते जाओगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। इट मींस इनफाइनाइटली मेनी टर्म का जो समेशन आएगा वो डाइवर्ज कर देगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, डाइवर्ज कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्ज होने के लिए क्राइटेरिया होगा तभी वो कन्वर्ज करेगा। एस इंफिनिटी का समेशन ए अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल होता है। कंडीशन है इसका कि मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इट मींस आर की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1 होनी चाहिए। इस रेंज में आर की वैल्यू होनी चाहिए, तभी सीरीज कन्वर्ज करेगा, वरना सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा। ओके, लिख लीजिए इन सब चीजों को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेसिक। महादेव कौन सा पॉइंट एक बार रिपीट करना है, ये इंफिनिटी वाला। यस ओके, चलो लिमिट के चैप्टर में ये काफी बार आएगा, ये इंफिनिटी जो ऊपर आ रहा है इसलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ जो 1 से बड़ी है और उसके ऊपर मैं इंफिनिटी पावर रख दे रहा हूँ तो क्या नजर आएगा। 1 से बड़ी कोई नंबर ले लीजिए, लेट से मैंने 2 ले लिया और उसके ऊपर में इंफिनिटी रख ली, तो आप इसको बोलोगे कि सर मैं 2 को बार बार मल्टीपल करते जा रहा हूँ। कितनी बार मल्टीपल करते जा रहा हूँ, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स मल्टीपल कर रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या है, इनफाइनाइट निकल कर आएगा। और हमें बोलेंगे कि अगर इनफाइनाइट निकल कर आ रहा है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो ये पूरा वैल्यूज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कन्वर्ज करने के लिए आर की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होगी तभी कन्वर्ज करेगा, वरना वो कन्वर्ज नहीं करेगा। अब आर की वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में तो कन्वर्ज क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। लेट से कि आर की वैल्यूज मैंने 0.9 ली, तो मैं 0.9 के पावर में इंफिनिटी कर दूंगा ना तो क्या फर्क पड़ेगा सर, 0.9 को 0.9 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये आएंगे 0.81, इसको फिर से 0.9 से मल्टीपल कीजिएगा तो अराउंड 0.7, फिर से 0.9 से मल्टीपल कीजिएगा तो ऐसे ही ये रिड्यूस होते चला जाएगा। ओके, तो रिड्यूस होने के कारण ही ये एक बार ऐसा टाइम आएगा जब ये 0 बन जाएगा, एक बार ऐसा टाइम आएगा जब ये 0 बन जाएगा। बार बार मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो वो 0 बन जाएगा फिर लास्ट में।
तो ये वाला टर्म 0 बन गया। ये टर्म्स अगर 0 बन गया तो न्यूमरेटर में -a बच रहा है और डिनोमिनेटर में r-1। ओके। हाँ, 1 से ज्यादा है तो इन्फिनिटी ही आएगा, 1 से थोड़ा कम होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, तभी कन्वर्ज करेगा। इसलिए तो मैंने यहाँ पर कन्वर्जन का क्राइटेरिया लिखा है। अब -a/r-1, तो ये वैल्यूज निकल कर आ गई a/1 - r। ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है, सर -1 से +1 क्यों लिया आपने, 0 से 1 क्यों नहीं लिया? देखो, समझने की कोशिश करो। r के पावर में ऊपर n है, n इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या कर ले रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं r²। ठीक है, इसके पावर में n/2। तो हम लोग बोलेंगे कि r² की वैल्यू << 1 होनी चाहिए। r² की वैल्यू << 1 होनी चाहिए, इट मीन्स r² मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो 0 से 1 के बीच में। अगर r की वैल्यू ही 0 हो गई तो ये पूरा सीक्वेंस ही 0 बन जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता उस सीक्वेंस का, इसलिए r की वैल्यू 0 ले नहीं सकते। तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं लूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, है ना, r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। चलो क्वेश्चन पे आए। मैं यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज लिख रहा हूँ, पहचान लेना। 2, 4, 8, 16 अप टू 100। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, इट मींस a की जो वैल्यू है वो 2 है। कॉमन रेशियो सोचकर बताओ कि कितनी है, इसमें कॉमन रेशियो देखकर बताओ कितनी है। मैं फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म जाने के लिए हम कितने से मल्टीपल कर रहे हैं, 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो कॉमन रेशियो भी 2 है। अब मैंने आपसे पूछा कि इस सीरीज का 10th टर्म मुझे बता दो कि 10th टर्म कितने निकल कर आ रहे हैं, 10th टर्म बताओ कितने आ रहे हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन आंसर पहले दे रहा है भाई, जल्दी जल्दी। देखो, चंद्र का आंसर आ गया सर, a टाइम्स r⁻n-1 लिखना है, n की वैल्यू 10 है, a टाइम्स r⁻9 लिखना है। a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू भी 2 है, 2⁻9 एंड 2⁻1, 2⁻10 बन गया। एंड 2⁻10 की वैल्यू कंप्यूटर साइंस वाले को अच्छे से पता होगा कि 1024 होता है, बाइनरी सिस्टम वगैरह ये सब पढ़ते होंगे, तो उसमें 2⁻10 की वैल्यू 1024 बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ओके, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मैंने इसमें पूछा कि आप मुझे S10 की वैल्यू बताओ, 10 टर्म का समीशन करके बताओ कि कितना आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो इसको। फार्मूला अपने को यूज करना है, a r⁻n-1 अपॉन r-1। a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है, तो 2⁻10-1 अपॉन 2-1। ओके, तो 2 टाइम्स 2⁻10 की वैल्यू सर 1024, -1 करना है, -1 भी कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 - 1 1, तो 1024 - 1 1023 बन जाएगा, और उसको 2 से मल्टीपल करोगे तो 2046 बन जाएगा, दैट इज द आंसर, है ना। 2046 10 टर्म का समेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जीपी का वैसा, जिसमें इनफाइनेटली सम का फार्मूला यूज में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/3, 1/9, 1/27 अप टू 100। आप इस जीपी का फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है इस जीपी का? 1, 1/3, 1/9, 1/27 जो लिखा है, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है?
कॉमन रेशियो की बात करें तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो सर 1/3 आ जाएगा। जैसे ही कॉमन रेशियो की मैं बात करूं, क्या ये कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है? यस, है ना। तो इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म का समेशन हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म का समेशन कैलकुलेट करके बताइए कितने आ रहा है। चलो मनोज का आंसर बहुत पहले आ गया। सर फार्मूला है a/1 - r। a की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 लिखा। r की वैल्यू 1/3 है तो 1 - 1/3। 1 - 1/3 ये 2/3 के इक्वल होता है। 2/3 इसको हम लिख सकते हैं 3/2, 1.5, है ना। ये आंसर हो गया। तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म का समेशन का फार्मूला भी हमने यूज करके देख लिया। अब देखो एचपी के क्वेश्चंस ना गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे मैं बात कर लूं आईएएस वगैरह ये सब में भी कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों का रहता है कि सर आप एपी जीपी बता ही रहे हो तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो, वो नाराज हो गया तो क्या करेंगे फिर। चलो एचपी को भी खत्म कर लेते हैं एक बार, है ना। तो लिख लीजिए एचपी का फुल फॉर्म क्या है भाई। ए का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एच का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये T1, T2, T3 अप टू सो ये HP में होंगे। दिस विल बी इन HP ओनली इफ इनका रेसिप्रोकल 1/T1, 1/T2, 1/T3 ये AP में होने चाहिए। ये HP में तभी होंगे जब ये AP में हो। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन HP से ही रिलेटेड है, AP से ही रिलेटेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ। फाइंड दी 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/2, 1/7, 1/12, 1/19 अप टू सो। इसका मुझे 10th टर्म चाहिए निकालने के लिए। तो मैंने जैसे ही 1/1 सब टर्म से देखा तो मैं सोचा कि एक बार ओपोजिट करके देख लेता हूँ। ओपोजिट किया तो 2, 7, 12, 9 ये बता दिया गया है कि ये एचपी में है। तो मैं क्या करूंगा कि इससे पहले मैं एपी में कन्वर्ट करूंगा। एपी में कन्वर्ट कर रहा हूँ 2, 7, 12, 19 ये एपी में कन्वर्ट हो गया। अब इस एपी का मैं 10th टर्म कैलकुलेट करूंगा कि इस एपी का 10th टर्म क्या होगा। ओके, इस एपी का जो 10th टर्म होगा उसका यूज करेंगे और मैं बोलूंगा कि एचपी का 10th टर्म क्या होगा। एचपी का 10th टर्म 1/Tn हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस, चंद्र का आंसर आ रहा है 1/47। उनका आंसर आ रहा है T10 47। तो सर ओके मनोज का भी आंसर आ गया। ये चीजें होंगे कि सर एचपी की बात। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज में आता है मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ये यूज में आएगा। इसका नाम है एरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस या एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एजीपी, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट टर्म मैंने ए लिया है, सेकेंड टर्म मैंने ए प्लस डी टाइम आर लिया है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d टाइम आर स्क्वायर लिया है। और ऐसे ही ये सीक्वेंस चलते जा रहे हैं, ऐसे ही ये सीक्वेंस चलते जा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस का मैं समेशन कैसे निकालूंगा, मुझे ये चीज समझना है। मैं इस सीक्वेंस का समेशन कैसे निकालूं। ओके, और यहाँ पर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया क्योंकि मैं समेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सम की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि जो भी आर की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, तभी हम ये समेशन की बात कर रहे होंगे, वरना हम बात भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक सम लिख रहा हूँ, उस सम को पहचानो कि क्या वो एजीपी का है 1,
प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब प्लस अप टू 100। क्या ये एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? पहचानिए। सर फर्स्ट टर्म 1, फिर से 2 आया, 3 आया, 4 आया, 1 ऐड करते जा रहे हैं, मुझे आगे का टर्म्स पता चल जा रहा है। अब आर वाला पहचानो। सर यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर है, आर क्यू है, इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्टार्ट कहाँ से हुआ? आर टू द पावर 0 से, आर टू द पावर 0, आर टू द पावर 1, आर टू द पावर 2, आर टू द पावर 3, तो ये एजीपी कहलाएगा। इस एजीपी का समेशन कैसे निकालना है वो चीजें मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, स्टेप बाय समझना। मैंने क्या किया कि इस पूरे सीक्वेंस में आर से मल्टीपल कर लिया और इस पूरे टर्म को 1 आगे शिफ्ट करके लिखा। इसमें आर से मल्टीपल करोगे तो आर होगा, इसमें आर से मल्टीपल करोगे तो 2r स्क्वायर आएगा, इसमें आर से मल्टीपल करोगे तो ये 3r क्यूब बन जाएगा, और ऐसे ही ये टर्म्स चलते चले जाएंगे। अब ये जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, माइनस 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 सब जगह माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दिखेगा 1 माइनस r टाइम्स एस एन। ओके, ये फर्स्ट टर्म 1 है। नेक्स्ट क्या मिल रहा है? 2r माइनस r, सर r। थर्ड टर्म क्या दिख रहा है? 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, r स्क्वायर। नेक्स्ट 4r क्यूब माइनस 3r क्यूब, सर r क्यूब प्लस अप टू 100। ये इनफाइनेटली मेनी टर्म्स है और रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि r की वैल्यूज -1 से 1 तक है। तो ये जो जीपी बन रही है, इस जीपी के इनफाइनेटली मेनी टर्म का समेशन क्या आएगा? सर जीपी के इनफाइनेटली मेनी टर्म का समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? सर a की वैल्यू 1 है। ओके, r की वैल्यू कितनी है? कॉमन रेशियो सर r ही है, तो 1 माइनस r आ गया। तो मैं यहाँ पर जो सम लिखा हुआ था उस एन की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 1 बाई 1 माइनस r होल स्क्वायर। ओके सर, अगेन आर एस एन लाइन। ओके, सुबह मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर, इस सीक्वेंस में मैं आर से मल्टीपल कर रहा हूँ। आर से मल्टीपल करने के बाद मैंने इसको लिखा आर एस एन। तो 1 में आर से मल्टीपल करोगे तो आर आएगा, मैंने इस वाले टर्म को यहाँ पे लाके लिखा। उसी तरीके से 2r में r से मल्टीपल करोगे तो 2r स्क्वायर आएगा, मैंने इसके नीचे लिखा, जहां जहां सेम टर्म है उसके नीचे लिखा। इसमें r से मल्टीपल करोगे तो 3r क्यूब बनेगा, मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ऐसे ही ये टर्म चलते चले जाएंगे। देखो एसएन से सर, बट सर जब आप एनी माइनस यूज किया है तो माइनस r हो जाएगा। अरे आप समझे नहीं उस चीज को, रुको रुको रुको, लिखने दो पहले। फिर से लिखने दो तो समझ में आएगा, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गया। 1 प्लस r 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब प्लस अप टू 100 है। मैंने क्या बोला कि इस एसएन में r से मल्टीपल कर रहा हूँ, सिर्फ r से मल्टीपल कर रहा हूँ, माइनस r से मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ, r से मल्टीपल कर रहा हूँ। तो r से मल्टीपल करने में यहाँ पे r से मल्टीपल किया तो r बनेगा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ वो r। इसमें r से मल्टीपल करूंगा तो 2r स्क्वायर बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2r स्क्वायर। इसमें r से मल्टीपल करूंगा तो 3r क्यूब बनेगा, मैंने यहाँ पर 3r क्यूब मिलेगा, और ऐसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मैंने बोला कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैंने माइनस यहाँ पे किया कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर जगह पे माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एस एन में आर एस एन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस एन को कॉमन लेने के बाद 1 माइनस आर बनेगा। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया अभी? यस। अब यहाँ पर देख लो, इस साइड में देख लो, सर ये 1 सेम टू सेम आ गया, ये 2r में r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r आएगा, 3r स्क्वायर में 2r स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे r क्यूब निकल कर आएगा। अब ये जो है इनफाइनेटली मेनी टर्म्स का जीपी बना रहा है, तो जीपी के इनफाइनेटली मेनी टर्म का समेशन a अपॉन 1 माइनस r होता है।
और इसका फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 लिखा, कॉमन रेशियो तो आर ही है तो 1 माइनस आर लिखा। अब ये जो एशन है, इस एशन को निकालने के लिए ये 1 माइनस आर इस साइड में जाएगा, पहले 1 बाई 1 माइनस आर था, अब 1 बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एजीपी को सॉल्व करने का तरीका है। जब भी एजीपी के क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, तो हम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम उन चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एजीपी क्लियर हो गया सबको? या संदीप पूछिए। ओके ठीक है। अब चलो कि अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एजीपी, जीपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो सब तो हो गया। थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी एक वर्ड यूज आ जाता है, एएम, एरिथमेटिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम लोग एरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। सपोज कोई दो नंबर दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर का है, ठीक है, चलो मैं एक बार लिख लो पहले उसको अच्छे से। लो, ये लो, लिख लीजिए। मैं एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूँ। सपोज आपके पास दो नंबर हैं ए एंड बी, इसका अगर आपसे एरिथमेटिक मीन पूछेगा तो एरिथमेटिक मीन लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास तीन नंबर हैं ए बी सी, इसका मुझसे एरिथमेटिक मीन पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ए प्लस बी प्लस, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर लीजिए, एवरेज ले रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जितने भी टर्म्स है उतने को ऐड कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर लीजिए, एवरेज ही एरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, अगर हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं पहले उन दोनों नंबर को मल्टीपल कर लूंगा, और जितने नंबर्स होंगे उतने ही फ्रैक्शन में यहाँ पर पावर में आएंगे। तो दो नंबर है तो 1/2। अगर हमारे पास तीन नंबर हो ए बी सी और उसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो मैं पहले तीनों नंबर को मल्टीपल करूंगा ए बी सी, और पावर में लेकर 1/3 लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन एरिथमेटिक मीन का आ गया। और सर एचएम कैसे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? तो हार्मोनिक मीन 1 बाई एरिथमेटिक मीन से निकालेंगे। नंबर दिया हुआ है उसको पहले कन्वर्ट कीजिए एरिथमेटिक में, एरिथमेटिक में आ गया उसका मीन निकालिए, फिर उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया कि सर एरिथमेटिक हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इन जनरल। अब यहाँ से वो चीजें स्टार्ट हो रही है जो आपको एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेगा और वेक्टर वाले चैप्टर में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल, एजीपी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, करा देंगे उसको। एजीपी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं तो लीजिए पहले एजीपी का एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए। हेलो,
स्क्रीन पॉज किया है, हैंग किया है थोड़ा। चैट बॉक्स में रिप्लाई करना अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। हैंग किया है स्क्रीन। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? यस, ओके, चलो ठीक है, हो गया। हैंग किया था थोड़ी देर, कभी कभी होता है भाई। i7 का प्रोसेसर भी ऐसे करेगा तो क्या कर सकते। 3 4 टाइम्स 16 5 टाइम्स 32 अप टू 100, ऐसा है ये, ठीक है। हाँ, i9 पे जाएंगे, अभी i11 पे भी जाएंगे। क्या करें भाई, हर साल आईफोन नया नया मॉडल लेकर आता है, लैपटॉप अपना नया नया मॉडल लेकर आता है, क्या कर सकते हैं उसमें। हर बार बदलते ही रहो। 2 3 4 4 16 5 32, पहचानिए सर, +1, पहचानिए इसको भी सर, +1 तो सर एपी में यहाँ पे 1 है, 1 टाइम 4, 4 टाइम 4, तो यहाँ पर 64 होगा ये, 5 टाइम्स 64 है ना। तो ये एजीपी का क्वेश्चन हो गया है। अब इस एजीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपको इजीली दिखेगा। ए कॉमा, यहाँ पर ए प्लस डी आर, ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ऐसा ही तो है ना। देखो डी, डी कितने हैं 1, क्योंकि 1 सब जगह ऐड हो रहा है। कॉमन रेशियो कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे r, तो 1 में r मल्टीपल हुआ 4, तो वो कॉमन रेशियो आपको पता चलना चाहिए। अब मैंने बोला कि इसका मुझे समेशन निकालना है, तो इसका समेशन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का अगर मैं समेशन बोलूं तो सर इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म का समेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1 है। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन इनफाइनाइट निकल कर आ जाएगा, तो ये हो गया। अगर इसी में अगर मैं एजीपी का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का समेशन कन्वर्ज कराना चाहता हूँ तो क्वेश्चन थोड़े अलग हो जाएंगे। मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 2/4 प्लस 3/16 प्लस 4/64 प्लस अप टू 100, ये एशन है। सम निकालो इसका कितना निकल कर आएगा और कैसे निकालो। सबसे पहले यहाँ से रिकॉग्नाइज करके मुझे बताओ कि r की वैल्यू कितनी है। r की वैल्यू बताइए पहले कितनी है। नहीं, r की वैल्यू 4 नहीं है भाई। सुनील बहुत अच्छे, सुनील ने बोला कि सर पंकज का भी आ गया। r की वैल्यू 1/4 है। देखो ना, 1 है तो यहाँ पे 1/4, 3/16 मतलब 1/4 से मल्टीपल कर रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, तो r की वैल्यू 1/4 है। अगर r की वैल्यू 1/4 है तो हम बोले कि s इंफिनिटी जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, कन्वर्ज करेगा। तो मैंने r से ही तो मल्टीपल करने की बात की थी, तो 1/4 टाइम्स एशन, और सीक्वेंस को एक आगे शिफ्ट करने की बात की थी।
तो 1 में 1/4 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा। 2/4 में 1/4 मल्टीपल करेंगे तो 2/16 आएंगे। 3/16 में अगर 1/4 मल्टीपल करेंगे तो 3/16 4 आएंगे, और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अब मैंने बोला कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस कर लेना है। तो 1 माइनस 1/4 टाइम्स Sn इज इक्वल टू, ये 1 है, प्लस 2/4 माइनस 1/4 सर 1/4, प्लस 3/16 माइनस 2/16 सर 1/16, प्लस 4/64 माइनस 3/64 सर 1/64, प्लस अप टू 100। तो ये जो टर्म्स दिख रहा है ये जीपी है, और इस जीपी का कॉमन रेशियो 1/4 है। तो जीपी के इनफाइनेटली मेनी टर्म का समेशन कितना सर, a अपॉन 1 माइनस आर। ये जो जीपी दिख रहा है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, मैंने 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो 1/4 है, तो 1 माइनस 1/4 लिख लिया। ये किसके इक्वल आ गया सर, ये आ जाएगा 4/3 के इक्वल। इधर साइड में क्या है सर, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल हुआ, 3/4, तो 3/4 Sn की वैल्यू 4/3 के इक्वल है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि Sn की वैल्यू कितनी हुई, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16/9, ये आ गया अपना आंसर। 16/9 आंसर आएगा। क्लियर हुआ सबको? यस। एक मिनट, कोई म्यूजिक बजा रहा है भाई। आप लोग ये म्यूजिक से डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? तो मैं बोल कर रहा हूँ उनको म्यूजिक कम करने के लिए। नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री में सर एशियन बता दीजिए एक बार। एशियन, एशियन तो मैंने बात किया ना भाई, एशियन का ही तो सॉल्व किया ना महादेव अभी, एशियन ही तो सॉल्व किया। आप पूछ रहे हो कि ये एशियन कैसा है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अलग क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों को मर्ज मत करना। इसके समेशन करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये कन्वर्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये क्वेश्चंस मैंने अलग दिया है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू, ओके ठीक है। कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि हो सकता है फिर ऐसा लगा होगा कि यही जीपी यहाँ पर कैसे लिख दिया, ये 2 1 कैसे बन गया, 3/4 2/4 कैसे बन गया, ठीक है। चलो ज्योमेट्री की बात कर रहे थे हम लोग। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, एरिया वगैरह सबको पता होना चाहिए, क्योंकि भैया वो वेक्टर में कहीं पे भी यूज आ सकता है, एप्टीट्यूड में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये ए है, बी है और ये सी है, यहाँ पर कोई एंगल थीटा है लेट्स से। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एच है। एक तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस का थ्योरम हो गया। मैंने आपसे पूछा कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, बताइए जरा, एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, कुछ ही चीजें मैं इसमें आपसे पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं इसमें। लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल कुछ थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सेम और डिफरेंट, बस इतना आंसर चाहिए हमें। सेम थीटा के इक्वल होगा कब? जब ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो, तो इसके ये वाले एंगल भी इक्वल इक्वल होंगे। ओके, लेट्स से कि बीसी क्वेश्चन में दिया हुआ है और बीसी की वैल्यू जो दी हुई है ना, वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। बीसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई। मैंने ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो आप इस परपेंडिकुलर यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उसका एम नाम रख देना। तो आप मुझे बताओगे कि बी एम की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कितनी होगी बी एम की वैल्यू? देखो, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये दोनों भी इक्वल में हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल में हो जाएंगे। तो सर बी एम और सी एम ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ था। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ए एम की वैल्यू कितनी होगी? अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो ए एम की वैल्यू कितनी होगी? नाइनटी कहां से होगा? ए एम एक साइड है, ये वाला लेंथ। ए एम की वैल्यू कितनी होगी? ये लेंथ कितना होगा? कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं साइन थीटा पूछूं तो साइन थीटा ए एम अपॉन ए बी होगा। ए बी मैंने आपको बताया नहीं। अगर मैं टेन थीटा बोलूं तो टेन थीटा आप बोलोगे ए एम अपॉन बी एम। ए एम मुझे निकालना है, थीटा पता है हमें। जब हमें थीटा पता है तो मैं थीटा को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो ये जो निकल कर आ जाएगा यहाँ से ए एम की वैल्यू, ए एम की वैल्यू हो जाएगी बी एम टाइम्स टेन थीटा। एंड थीटा कितना लिया है? 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर लूंगा। ठीक है, 30 डिग्री पुट कर लूंगा यहाँ पर। एंड 30 डिग्री पुट कर लीजिए। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो ये बी एम की वैल्यू कितनी थी? 5। तो ये आ जाएगा 5/√3। एम की वैल्यू 5/√3 आ गई। अब मैंने पूछा कि मुझे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होगा इसका? एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेस यहां से लेके यहां तक सर 10 सेंटीमीटर, इंटू हाइट। हाइट क्या है? एम 5/√3। सो ये आ गया 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25/√3। समझ में आया सबको? यस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी और कुछ है, वो भी मैं बताता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे। ए बी सी, लेट्स से कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जल्दी से। सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि एंगल ए प्लस थीटा इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा के इक्वल होगी। ओके, अब यहाँ पर
एरिया का एक साइन रूल का फार्मूला है। एरिया का साइन रूल का फार्मूला क्या कहता है वो समझ लेते हैं। अगर ये साइड ए हो, ये साइड बी हो और इसके बीच का एंगल थीटा हो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। हाफ ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। इसको आप सेपरेटली लिख लीजिए, इसको आप सेपरेटली लिख लीजिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलस वाला ट्रायंगल, इस आइसोसेलस वाले ट्रायंगल में अगर हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लें, मैं बोलूंगी जो इक्वल वाला साइड है उसका लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लेंथ x सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी x सेंटीमीटर है, वो आइसोसेलस ट्रायंगल के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे इसका एरिया बताना है। ये एंगल दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये एंगल दिया हुआ था थीटा, तो मैं इस एंगल के थ्रू ये वाला एंगल निकाल ली। तो एरिया कैसे लिखूंगा, इस वाले फार्मूले से, हाफ ए बी, ए की जगह x, बी की जगह x स्क्वायर हो गया, साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या कहलाता है, साइन थीटा। सो हाफ एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओके, एंड अगर इसी में मैं बोलूं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ऐसा सर 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये एरिया निकल कर आ जाएगा। देखो कोई भी रट्टा नहीं मारेगा कि सर फार्मूला दे रहे हैं इसको याद रखना है। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन से फाइट करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं ये तरीका बता रहा हूँ। तो प्रोसेस सीखो, फार्मूले की तरह नया नया फार्मूला मत बनाओ, ये एक नया फार्मूला आ गया इसको याद रखना नहीं। प्रोसेस पे ध्यान दो कि मैं कैसे प्रोसेस से चीजों को निकालना हूं। मुझे ये वाला फार्मूला याद था कि अगर दो साइड पता हो, उसके बीच का एंगल पता हो, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट साइड टाइम्स एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए बी साइन थीटा। ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये साइड क्वेश्चन में दिया। मैं इस फार्मूले में पुट किया हाफ ए बी एक्स 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 स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा बन गया क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ, ये रूल जो मैंने बताया है ये आप किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आइसोसेलस में यूज करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा है, ए बी लिखा है। किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो चाहे कोई भी हो, हर किसी ट्रायंगल में ये यूज हो जाएगा एरिया का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। लेट्स से ये ए है, बी है, सी है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसके बीच में एक पॉइंट मैंने लिया है, ऐसा लिया है कि ये तीन के तीन ऐसे इक्वल 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 निकल कर आ रहे हैं। इसका नाम मैंने ओ रख लिया। आप मुझे बता सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में कितनी वैल्यू होगी। चलो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ये वाले पूरे एंगल्स कितने कितने होते हैं, ये एंगल्स कितने कितने होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं सर, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं मेरे भाई, 60 डिग्री, 45 नहीं 60 डिग्री। देख लो ना, सारे साइड इक्वल हैं तो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे साइड इक्वल है तो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो सर थीटा प्लस थीटा 180 डिग्री के इक्वल है, 3 थीटा 180 डिग्री के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल हुआ, 60 डिग्री के इक्वल हुआ। सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल है। अगर सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल हैं तो मुझे ये वाला एंगल बताओगे कितने होंगे,
ये वाले एंगल बता दो कितने होंगे। 30 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मैंने क्या बोला कि इधर का और इधर की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म बन जाएगा x/2। ये x/2 बन गया। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं cos 30 डिग्री का फार्मूला अप्लाई कर दूं, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है, OB। तो अगर मुझे OB की वैल्यू निकालनी हो तो OB की वैल्यू क्या लिखेंगे, x/2 अपॉन cos 30 डिग्री लिखेंगे ऐसा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो सर x/2 2/√3। तो सर 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सर, x/√3 बचा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना OA, OB, OC इन सभी की वैल्यू डायरेक्टली आप ध्यान में रखेंगे कि x/√3 होती है जब भी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज x/√3 के इक्वल होगी। ये O है ओरिजिन। ओके, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता है आपको, एरिया सर नहीं पता है हमको, नहीं पता है तो ये वाला जो फार्मूला अभी पढ़े थे वो लगा लें। सर ये साइड x है, ये साइड x है, इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। तो एरिया का फार्मूला क्या था, हाफ इंटू वन साइड इंटू अनदर साइड एंड एंगल बिटवीन देम जो है उसका साइन लिख लेना है। तो साइन 60 डिग्री, ये 1/2 हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो फाइनली कितना निकल कर आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड, साइड जो भी रहेगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। समझ में आया सबको। देख लो भाई। यस, ओके, हम और भी आगे बढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। कितने कितने लोगों को सॉलिड ज्योमेट्री में क्यूब, क्यूबाइड, ये सब का फार्मूला, वैल्यूज वगैरह, कोण वगैरह, ये सब का वैल्यूज याद नहीं है, क्योंकि वो सब बहुत काम आएगा वेक्टर में। नहीं याद है, चलो वो सब नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूब से। क्यूब एक वैसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसके सभी के सभी साइड इक्वल इक्वल होते हैं। लेंथ, विड्थ एंड हाइट सबके सब इक्वल है। ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि मैं किन चीजों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक फेस दिख रहा होगा। ऐसे वाले टोटल कितने फेस होंगे इसमें, 6 फेस होंगे। तो ये जो 6 फेस बन रहा है उसमें से एक फेस का एरिया कितना है, एक फेस का एरिया कितना है, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ एंड विड्थ दोनों ए एंड ए है, तो एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सर टोटल कितने सरफेस है, 6, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लैटरल मतलब टॉप एंड बॉटम, इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको लैटरल बोलेंगे। जो क्रॉस सेक्शन में इधर और उधर बचेगा वो हम लैटरल बोलेंगे। तो लैटरल हो गया 4a²। अब हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम कितने होते हैं क्यूब के। तो देखो कि सिमेट्री का हम यूज करेंगे, और सिमेट्री का यूज करके हम इसका फार्मूले से हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये रहा अपना बेस, इस बेस का एरिया कितना, इस बेस का एरिया a²।
इसकी हाइट कितनी, जैसा था वैसे ही ऊपर बढ़ते चला जा रहा है, कितनी हाइट तक गया सर, ए हाइट तक गया, तो वॉल्यूम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट, एरिया ए स्क्वायर एंड हाइट ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, वॉल्यूम बन गया ए क्यूब, तो ये हो गया क्यूब की बात। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्यूबाइड की। क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर बेस पे बना हुआ होता है, ठीक है, बेस इसका रेक्टेंगुलर होता है। LSA का मतलब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल, LSA का मतलब लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल का मतलब इसके चारों तरफ वाला, ऊपर और नीचे को छोड़कर, तो इसके सराउंडिंग में देखोगे तो 4 सरफेस मिलेंगे, तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस का एरिया 4A स्क्वायर। संदीप क्लियर हुआ? या ऑलवेज हमेशा मुझे सराउंडिंग का कैलकुलेट करना है, सराउंडिंग का कैलकुलेट करेंगे तो हमें लैटरल मिलेगा। ओके, लेट्स से कि यहाँ पर लेंथ ए है, विड्थ बी है एंड हाइट सी है। अगर मैं इसका एरिया ये वाला कैलकुलेट करूं तो ये एरिया कितने आएंगे, ए इंटू बी। अच्छा, तो सर अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करूं तो बी इंटू सी, बी इंटू सी। और अगर मैं ये जो फ्रंट में ऐसे दिख रहा है ये वाला कैलकुलेट करूं तो, ये वाला कैलकुलेट करूं तो जो सबसे पीछे है, तो सर उसमें ए और सी इन्वॉल्व है, ए और सी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एरिया ए सी, इसका एरिया बी सी, और ये जो नीचे वाला एरिया है उसका एरिया सर ए बी। तो हर एक फेस के सामने उसके इक्विवेलेंट में एक दूसरा फेस भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया के बाद 2 टाइम्स लेंथ इंटू बीथ प्लस बीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट के इक्वल होगा। लेंथ विद एंड हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ विद एंड हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। लेंथ विद एंड हाइट। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो सर आप ये लेंथ और विद वाला जो पोर्शन है जो बॉटम एंड एबव में बनाएगा वो दोनों को आप रिमूव कर देंगे एंड उसके चारों तरफ रखेंगे, तो लेंथ इंटू विद वाला पोर्शन यहाँ पर है, इसको हटा देते हैं, तो 2 टाइम्स बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, इसी को ऐसा लिख सकते हैं 2H L प्लस बी। देखो H कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर L और यहाँ पे B है, तो L प्लस बी बन गया, ये लैटरल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखो, ये सब काम याद रखने की चीज नहीं कि मैं याद रखूं, मैं ये वो तरीका ज्योमेट्री से समझा रहा हूँ कि देखो कैसे आ रहा है, वो अपने आप याद होता चला जाएगा। वॉल्यूम बताइए इसका कितना होगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू बीथ इंटू हाइट, ये इसके वॉल्यूम हो गए। कंप्लीट करो इसको जल्दी से, कंप्लीट हो जाए तो डन करना। डन लिख लिया मतलब आपने। चलो थोड़े और बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर सिलेंडर की बात, सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर का शेप होता है कुछ ऐसा, ये है सिलेंडर, इसका रेडियस है, सर्कल बना हुआ है यहाँ पर जिसका रेडियस r है, और इसकी सर्कल टू सर्कल जो हाइट है वो h के इक्वल है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा। सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया की बात कीजिए, तो लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इसके सरकमफ्रेंस को देखेंगे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है। कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस? 2 पाई
आर होता है, और ये 2 पाई आर वाली जो पोर्शन है वो मुझे कहाँ तक लेके जाना है सर, मुझे एच हाइट तक ऊपर लेके चले जाना है। तो मैं इन दोनों को मल्टीपल कर लूंगा तो मुझे लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा 2 पाई आर टाइम्स एच। तो 2 पाई आर एच इसको बोलते हैं, 2 पाई आर एच हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, टॉप का सरफेस जो बन रहा है, इस टॉप का सरफेस जो है, उस टॉप का सरफेस का एरिया कितना बनेगा सर, पाई आर स्क्वायर। ये जो बॉटम में है इस सरफेस का एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो टॉप एंड बॉटम दोनों को मिला लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं जो पहले लेटरल सरफेस एरिया लिखा हूं 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का एरिया हो गया, प्लस लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो मैंने इसमें से 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, आर प्लस एच बन गया, ये दे देगा टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लिख रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। थर्ड वन, वॉल्यूम बताएंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा जिसको याद है वॉल्यूम। चलो बहुत अच्छे, कुछ लोगों को तो याद है। अब मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ इसको याद रखने का। देखो यहाँ पर जो सरफेस दिख रहा है ना, सर्कल, इसका एरिया कितना है सर, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। और इसी सेम सर्कल को ऊपर उठाया गया है, कितने हाइट के लिए ऊपर उठाया सर, एच हाइट के लिए ऊपर उठाया। तो वॉल्यूम निकालना है तो एरिया को हाइट से मल्टीपल कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच बन गया। तो मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच लिख लेता हूँ, ये वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी आपको पता चल गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। कोन की बात करते हैं। कोन का शेप ऐसा होता है, टेंट की तरह। बॉटम में एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल जो है साइज में रिड्यूस होते होते फाइनली जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा इसका हाइट, इसका हाइट h के इक्वल है, रेडियस r के इक्वल है। क्या आप मुझे स्लैंट हाइट बता सकते हो, ये वाला हाइट बता, लेंथ बता सकते हो कितनी होगी, किससे निकालेंगे ये समझकर बता दो, स्लैंट हाइट किससे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्यों बोल रहे हो। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ हो, ये एच है, ये आर है और ये एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये एल की वैल्यू दे देगा, स्लैंट हाइट की वैल्यू दे देगा। तो फर्स्ट वन टोटल सरफेस एरिया, सेकेंड वन लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लें, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर आर प्लस एल। इसका वॉल्यूम कितना होता है सर, तो वॉल्यूम इसका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 क्यों हो गया सर, ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर बनाऊं तो सिलेंडर से 3 पार्ट निकलेगा ऐसा ऐसा, एक इधर और एक ये 3 पार्ट निकलते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनता है। सॉलिड तरीके से ये 2D में दिख रहे हो तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन सॉलिड सिलेंडर के तरीके से सोचोगे, सॉलिड की तरीके से सोचोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये 3 पार्ट निकल रहा है टोटल, और वो 3 पार्ट में से एक पार्ट है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाउएवर डिराइवेशन के थ्रू, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के थ्रू हम इसका वॉल्यूम वगैरह, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हम अपने कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सो इतना ही काफी है कि याद रखो तो वो बेटर है। नाउ सबसे ज्यादा यूज में आने वाला सफेयर। सफेयर का टोटल सरफेस एरिया, मतलब एक ही तो सरफेस एरिया होगा, चाहे आप टोटल बोलो या लेटरल बोलो सब एक ही होगा, सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा अगर रेडियस आर है तो, सर सरफेस एरिया होते हैं 4 पाई
आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड वन, इसका वॉल्यूम गेट में कम से कम तो 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इस अकेले पे पूछ रखा है, जहां पे स्फीयर के वॉल्यूम का यूज आता है। 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर की वैल्यू है। अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन में ऐसा बोलता हूँ कि एक ऐसा सिलेंडर, एक ऐसा स्फीयर दिया हुआ है, एक बड़ा वाला स्फीयर जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एक छोटा वाला स्फीयर है और इस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। मुझे कुछ इसके बीच में कितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को निकालना है। मुझे इसके बीच का वॉल्यूम को निकालना है। कैसे वॉल्यूम निकलेगा? ये बीच का वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर? बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें, छोटे वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा। यस, तो 4/3 पाई बड़े वाले का रेडियस क्यूब माइनस छोटे वाले का रेडियस क्यूब। गेट का क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे उस टाइम पे मैं याद दिलाऊंगा कि बेसिक में मैंने करवा रखा था, जल्दी से बता दो कि क्या होगा। तो ये हो गया ज्योमेट्री के पोर्शन। ज्योमेट्री में थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड का पोर्शन है, वो एप्टीट्यूड का पोर्शन भी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक्स एक्स एंड एक्स इसकी हाइट है। यहाँ से मैंने ऊपर एक पोल लगाया है, इसके ऊपर मैंने एक पोल लगा लिया जो कि पी पॉइंट पे पोल है। इस पी पॉइंट को, पोल को मैंने साइड से कनेक्ट किया है, तो ये टेंट बना देगा, ये टेंट बना देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। इस ट्रायंगल में सिर्फ आपको ये एक्स दिया हुआ है, एक्स एक्स एक्स, ये लेंथ ऑफ पोल दिया हुआ है। यहाँ पर से जो पोल लगाया है ओपी, वो ओपी दिया हुआ है एच। आपको बताना है ये ए साइड है, बी साइड है और सी साइड। तो इस पोल से बी को कनेक्ट करने के लिए मुझे कितने लेंथ की जरूरत पड़ेगी, मतलब ए बी का, अब पीबी का मुझे लेंथ चाहिए, बस इतना ही क्वेश्चन है। पीबी का लेंथ कैसे कैलकुलेट करूं? समझ लीजिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली ओबी का लेंथ? क्योंकि मैंने करार रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर से किसी भी कॉर्नर को टच करते हैं तो उसका लेंथ कितना होता है, मैंने ये करार रखा है। एक्स अपॉन √3, एक्स अपॉन √3, ये ओबी की वैल्यू होगी। अच्छा, तो अब यहां से ट्रायंगल बना लो फिर से। ये एक्स है, ओबी है, एंड ओबी की वैल्यू एक्स अपॉन √3 है। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि सरफेस पे अगर मैं एक पोल लगाता हूं तो उस सरफेस से एंगल कितना बनेगा, तो उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ओपी का लेंथ एच दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है, तो क्या मैं पीबी का लेंथ बता सकता हूँ? यस सर, पीबी का जो लेंथ निकल कर आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एच स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हमें कैलकुलेशन करना है। अगर कभी भी ये स्ट्रिंग का लेंथ पूछ दिया एप्टीट्यूड में तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना है। उसी तरीके से एक स्क्वायर पिरामिड होता है जिसके क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं। स्क्वायर पिरामिड, ए बी 90 है। ए बी कहाँ से आया अभी वो देख लो, हाँ डाउट है पहले उसको क्लियर कर। ए बी तो साइड है ना मेरा भाई, ए बी एक साइड है। बोलिए सर, ये किस टाइप का पिरामिड है? फर्स्ट वाला ट्रायंगुलर पिरामिड में हो, ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगुलर पिरामिड इसको बोलेंगे, है ना।
जिसका बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड बना। फर्स्ट ये किस टाइप का पिरामिड है, फर्स्ट वाला वो क्लियर होगा। ए बी 90 डिग्री है। ए बी कहाँ से आया है यहाँ पे, ए और बी के बीच का एंगल। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने ग्राउंड पे एक ट्रायंगल बनाया है जो एक्स और एक्स साइज का है। मैं यहाँ पर एक फ्लैग लगा रहा हूँ, एक डंडा लगा रहा हूँ, गाड़ दिया मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा डंडा। तो ये ग्राउंड से अगर मैं किसी डंडे को यहाँ पे लगा रहा हूँ तो वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा महादेव, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री ही तो होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री तो होगा। वही चीजें यहाँ पर मैंने बताई, ठीक है। इसीलिए तो ये डायग्राम क्लियर किया ना मैंने यहाँ पर, ताकि एग्जाम में आ जाए तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो कि वो एंगल 90 डिग्री है या डिफरेंट है, ये वहां पे कंफ्यूजन ना हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। अब स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे थे, यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर पिरामिड। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, ये पैरालेलोग्राम नहीं है, ध्यान में रखना। मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ यहाँ पर कि मैं डायग्राम को बनाने के लिए कि अच्छा दिखे इसके लिए मैंने ऐसा पैरालेलोग्राम बनाया है, लेकिन ये एक्चुअली में एक स्क्वायर है। दिस इज ए स्क्वायर। स्क्वायर बेस का पिरामिड स्क्वायर पिरामिड कहलाता है। इसका भी कुछ सेंटर है, उस सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया। इसी सेंटर पे मैंने एक झंडा लगाया, एक फ्लैग लगाया, फ्लैग पोल। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है। तो इसको फ्लैग को मैं ईच एंड एवरी कॉर्नर से, स्क्वायर के ईच एंड एवरी कॉर्नर से कनेक्ट कर रहा हूँ। सारे कॉर्नर से कनेक्ट हो गए। आपका फर्स्ट टास्क है कि अगर ए बी जो कि साइड है, ये सब, ये सारे साइड एक्स एक्स के इक्वल है ना, ए बी बी सी सी डी सबके सब इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है। डी ए, तो ये एक्स के इक्वल हो गया। जिनका नॉइज आ रहा है चलो मैं ही म्यूट कर देता हूँ सबको। म्यूट ऑल हो गया, म्यूट। अब यहाँ पर ये चीज बताओ मुझे कि मैं ओ ए को कैसे कैलकुलेट करूं। ओ ए को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैं ये वाला लेंथ कैसे कैलकुलेट करूं। देखो ए बी सी डी सर एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो अगर मैं AC को कैलकुलेट करूं तो AC की वैल्यू कितनी होगी सर, AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये √2x के इक्वल हो जाएगी AC की वैल्यू। अब OA किसके इक्वल है, OA जो है हाफ AC के इक्वल है, OA जो है हाफ AC के इक्वल है। तो हाफ AC करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा x/√2। तो OA की वैल्यू हो गई x/√2। ओके, क्वेश्चन में ये हाइट दिया हुआ है, कितने फ्लैग की हाइट है, फ्लैग पोल की हाइट कितनी है वो मुझे दिया हुआ है। अब मुझसे बोला गया कि P से A को कनेक्ट करने के लिए जो लेंथ है वो लेंथ बता दो कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर फिर से राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। ये O है, ये P है और ये A वाला पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट है। ये OA से लेंथ कितनी है सर, OA से लेंथ x/√2 है। OP की लेंथ कितनी है, वो क्वेश्चन में h दिया हुआ था हाइट। अब मुझसे पूछा कि ये स्ट्रिंग कितना बन रहा है, ये स्ट्रिंग AP जो है वो कितना स्ट्रिंग बन रहा है वो मुझसे पूछा है। बस तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर, है ना। PO ये 90 डिग्री, ये A, ये हो गया x/√2, ये है हाइट। तो AP की वैल्यू हो जाएगी OA का स्क्वायर x² / 2 प्लस h²। आ गया, समझ में आया सबको। तो चलो ये पिरामिड वाला केस भी खत्म हो गया।
अब आप बताओ कि इसके अलावा और कोई बेसिक बच जाता है जो मैंने पढ़ाया, उसके अलावा और कोई बेसिक बचता है? क्योंकि मैं बेसिक यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ अभी। और आपको जहां पे लगता है कि सर ये बेसिक मुझे नहीं पता है, तो वो चीजें बताइए, मैं वो बेसिक बताऊंगा आप लोग को। एरिया ऑफ पिरामिड कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ पिरामिड निकालने के लिए मैंने एपी निकाला। अब वो क्वेश्चन बन जाता है 10 मार्क का। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा वो 10 मार्क का। ये है पी, ये है ए और ये है डी। जितनी एपी की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ पीडी की भी होगी। ये दोनों लेंथ इक्वल इक्वल होगी। मैं पहले कोसाइन फार्मूला लगाकर इसके बीच का एंगल निकालूंगा। इसके बीच का एंगल निकल जाएगा तो मैं उसके थ्रू में इसका एरिया निकालूंगा। इसका एरिया जब निकल कर आएगा, इसका जब एरिया निकल कर आएगा, तब जाकर हमें फिर सभी सरफेस का एरिया निकलेगा, क्योंकि बॉटम का तो एरिया पता है, स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर। तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, जितना जरूरत उतनी काम। चलो, अच्छी चीज बोले कि क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक वाला फार्मूला बता दीजिए। कॉनिक सेक्शन का कोई यूज नहीं है, कहीं पर आपको कॉनिक सेक्शन का कोई यूज नहीं आएगा। पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कहीं पे कुछ नहीं आएगा। प्रिज्म क्या होता है? अच्छा, प्रिज्म और पिरामिड दोनों आप सेम बोलोगे या फिर आप बोलोगे थोड़ा सा डिफरेंस है? थोड़ा डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने ट्रायंगुलर लिया यहाँ पे, ऊपर में भी ट्रायंगल ले लो और इसको कनेक्ट कर लो, ये बन गया प्रिज्म। मैंने स्क्वायर लिया, नीचे में भी स्क्वायर ले लो, ये बन गया प्रिज्म। यहाँ पर आप समथिंग हेक्सागोन ले लो, नीचे में भी समथिंग हेक्सागोन ले लो, इन सबको कनेक्ट कर लो, ये बन गया प्रिज्म। ओके, ये सब प्रिज्म बन जाते हैं। तो पिरामिड एंड प्रिज्म में थोड़ा सा ही अंतर है। प्रिज्म में क्या रहता है, ऊपर जीरो की तरफ बन जाता है ना। हर जगह आपने क्या देखा, ऊपर में टिप रहता है पिरामिड में, और प्रिज्म में नीचे और ऊपर दोनों सेम शेप के रहते हैं, बेस और टॉप दोनों सेम शेप के होते हैं। चलो, यहाँ पर सबसे अच्छा जवाब आया है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह ये सब बता दो। चलो, तो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन पे वर्क करते हैं। वैसे मैं उसको मैट्रिक्स के चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर बेसिक में लेके चलते हैं उसको पहले। ओके, सो राइट डाउन, लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि ए बी सी सबकी वैल्यूज रियल नंबर ही होनी चाहिए, तभी ये रियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ये कहला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रिस्ट्रिक्शन के साथ। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। ओके, तो डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होती है? डिस्क्रिमिनांट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, इन सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, वो समझ लीजिएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो है श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। दूसरा जो है श्रीधराचार्य फार्मूला, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो आपको इंडियन बुक में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा, और फॉरेनर की बुक में जाओगे तो वहां पर आपको श्रीधराचार्य फार्मूला दिखेगा। 4 डिग्री के कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को विदाउट कैल्सी के यूज के। सारे डिग्री के इक्वेशन को हम डायरेक्टली कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ स्पेसिफिक 4 डिग्री का इक्वेशन होगा जिसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उनमें से एक तरीका होता है रैंडमली पुट करके देखो उसमें कि क्या रूट निकल कर आ रहा है। एक रूट पता हुआ तो मैं उसको 3rd डिग्री में कन्वर्ट करूँ,
थर्ड डिग्री में फिर से रैंडमली पुट करके देखा, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। वरना 4 डिग्री 5 डिग्री ये सब का कोई उपाय नहीं है ना। और अगर है भी तो उसको याद रखना बहुत ही टिपिकल है, उन फार्मूले को हम याद नहीं रख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल लो या श्रीधराचार्य फार्मूला बोल लो। अब आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर के टर्म में अगर रूट x है तो यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर 4 डिग्री की इक्वेशन बहुत जगह पे सॉल्व करनी होती है, वो बता दीजिए प्लीज। तो 4 डिग्री का इक्वेशन कहीं पे सॉल्व करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे ऐसा मिल रहा है, लेट्स से x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ऐसा कुछ इक्वेशन है अगर, तो सबसे पहले हम इसमें रैंडमली पुट कर करके देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर सेटिस्फाई करेगा तब हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अननेसेसरी हम इन चीजों को कवर नहीं करेंगे, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि कहीं यूज में आ जाता है, आप मुझे वो क्वेश्चन भेजना। अगर वो क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है और उसमें 4th डिग्री का इक्वेशन आ रहा है, तो आप उसको रॉन्ग अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी 4x4 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे होगे। क्यों निकाल रहे होगे? क्योंकि आपको जरूरत होगी उसकी आइगन वैल्यू निकालने की या आइगन वेक्टर निकालने की। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बिना भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी अप्रोचेज हैं। तो वो मैं मैट्रिक्स के चैप्टर में आपको बताऊंगा। और अगर दूसरी जगह पे कहीं पे यूज आ रहा है तो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। फैक्टर पॉसिबल है तभी पॉसिबल होगा, वरना फिर नहीं निकाल सकते, मैनुअली नहीं निकाल सकते। और अगर इसके थ्रू निकाल सकते हैं, अगर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि डेस्मोस वगैरह जितने भी टूल्स हैं उसके थ्रू तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल करिकुलम में, आईबी जो बोलते हैं इंटरनेशनल बैकलॉरेट, वहां पे स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउड होता है। और वो कौन सा कैलकुलेटर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेटर अलाउड होता है, जिसको बोलते हैं जीडीसी, ग्राफिकल डिस्प्ले कैलकुलेटर, जिसमें सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर इन सब चीजों पे फोकस ही नहीं दिया जाता है कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, सिर्फ उतना ध्यान में रखा जाता है। ये हो गया। अच्छा, इसके कितने रूट्स हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2। इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं। मैंने मान लिया कि एक रूट का नाम x1 है एंड दूसरे रूट का नाम x2 है। तो इनके रूट्स का समेशन माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। बी यहां से लेंगे, ए यहां से लेंगे, माइनस बी अपॉन ए होगा। वर्चुअल कैलकुलेटर पे इसलिए तो मैं कैलकुलेटर की डिपेंडेंसी ही हटा देता हूँ। कैलकुलेटर वर्चुअल यूज करते रहो, तभी जाकर आपके ऊपर प्रैक्टिस होगा। आप अगर हैंड वाला कैलकुलेटर यूज करोगे और फाइनल एग्जाम में जाकर वहां पर गेट वाला कैलकुलेटर यूज करोगे, आपके 20% मार्क्स सिर्फ कैलकुलेटर में गलतियों के कारण से कट जाएगा। अगर फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज किया ना, तो 20% मार्क्स आपको ऐसे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी है तो गेट कैलकुलेटर नाम से गूगल पे सर्च कीजिए। जो कैलकुलेटर खुलता है उस कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेटर से ही वैल्यू कैसे पुट करके निकालते हैं वो बता दीजिए। सिविल सब्जेक्ट ओसीएफ में यूज आता है। चलो मैं बता दूंगा, पहले मैं इसको फिनिश कर लूं, तुरंत वो बता देता हूँ। इसको फिनिश करके मैं बता देता हूँ कैलकुलेटर का, क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर दिखाना पड़ेगा पहले मुझे। x1 प्लस x2 माइनस बी अपॉन ए, x1 इंटू x2 c अपॉन ए के इक्वल होता है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। दो चीजें याद रखनी, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। अगर सम पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे रूट पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, x1 इंटू x2 सी अपॉन ए, फिर पूरे को a से मल्टीपल कर लीजिए, आपको ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फंडामेंटल और बाकी है। वो फंडामेंटल है कि सर हम इसके रूट्स रियल होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये सब कुछ बता सकते हैं क्या? तो IIT JEE में बहुत कुछ बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह सब कुछ, लेकिन गेट में हम सिर्फ रियल ये सब पे फोकस करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी रूट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट भी होंगे, अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 निकल कर आ गई, अगर ये वैल्यू 0 निकल कर आ गई तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी है एंड इक्वल भी। थर्ड निकल कर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया तो देखो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये अंदर का क्वांटिटी जो स्क्वायर रूट के अंदर है अगर वो निगेटिव हो गया तो मैं बोलूंगा सर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी होता है ना। तो यहाँ पर जो रूट्स निकल कर आएंगे वो रूट्स जो होंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो वो ऑलवेज पेयर में होगा, रूट्स जो है वो ऑलवेज पेयर में होगा। और इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में करूंगा जिससे कि आपको आंसर 15-15 सेकंड में आएंगे कि सर डायरेक्टली आप आंसर कैसे बोल देते हो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। रूट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे तो वो पेयर में होंगे, पेयर में होंगे मतलब एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करूंगा ये सब। तो ये आगे तीन कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके कितने रूट होंगे, कितने रूट होंगे सर? 3 रूट्स होंगे। अच्छा कॉम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं? ऑलवेज पेयर में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं? ऑलवेज पेयर में होते हैं। तो इसके दो कंडीशन बनेंगे, आइदर 3 के 3 रियल रूट्स हो जाए, 3 के 3 रियल रूट्स हो जाए, या फिर एक रियल रूट हो एंड दो कैसे हो? कॉम्प्लेक्स हो। ये तीन केसेस, ये दो केसेस बन सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, ठीक है। तो सर इसके 3 रूट हैं, लेट्स से x1 x2 एंड x3। तो इन 3 रूट का समेशन कितना हो? माइनस बी अपॉन ए। x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1 करें तो कितने आएंगे? दो दो के पेयर में लिया, नेक्स्ट पे जम कीजिए c अपॉन ए। अगर तीनों को एक साथ प्रोडक्ट कर लें तो कितने होंगे? नेक्स्ट पे जम कीजिए, नेगेटिव साइन लगाइए, माइनस डी अपॉन ए। तो ये सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इन टू पेयर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये फार्मूला हो गए क्यूबिक के लिए। ये फार्मूला हो गए क्यूबिक के लिए। लिख लिया सबने? क्योंकि अब क्वाड्रेट पावर 4 के लिए बताना है अपना, तो इसको मैं स्क्रीन को बंद करूंगा, दूसरे स्क्रीन पे लेकर जाऊंगा। इसको कंप्लीट करो जल्दी से। कंप्लीट हो गया? यस।
अब फोर्थ पावर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये सब हम कैलसी से कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ग्राफिकल वे से कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं फिर से स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा अपना डेस्मोस का टूल। अगर 3 रियल रूट आते हैं तो हम पॉजिटिव वाला यूज करते हैं। पॉजिटिव वाला क्या यूज करते हैं उसमें? 3 रियल रूट आते हैं तो हम पॉजिटिव वाला यूज करते हैं। क्या पॉजिटिव वाला यूज करते हैं महादेव? पहले ये समझाओ मुझे कि क्या पॉजिटिव आप बोल रहे हो। 3 डिग्री भी कैलसी से बता दीजिए। ये रहा कैलकुलेटर। आपका जो भी इक्वेशन लिखना आप इक्वेशन लिख लीजिए, जो इक्वेशन आपकी इच्छा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके स्क्रीन पे। और छोटा करना है तो छोटा करते जाइए, बड़ा करना है तो बड़ा करते जाइए। इससे आपको स्क्रीन पे एक रूट दिख रहा है यहाँ पर इंटरसेक्शन का, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला, इसको 0 नहीं बनाना है तो 0 नहीं बनाइए। आपको यहाँ से परफेक्ट पता चलेगा कि रूट क्या होता है। रूट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट -3.847 है, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा रूट भी नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स में होगा, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब सोचो कि ऐसे रूट को आप कैसे मैन्युअली कैलकुलेट करोगे? पॉसिबल है मैन्युअली कैलकुलेट करना एग्जैक्ट वैल्यू? आप हिट एंड ट्रायल वगैरह कुछ भी कर लो, क्या पॉसिबल है ऐसे रूट को कैलकुलेट करना? नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सॉफ्टवेयर का हेल्प लेंगे तभी पॉसिबल होगा। अगर कोई भी रैंडम रहा तो, अगर 1 2 3 वाला रहा तो चलो पुट करके सेटिस्फाई कर लिया हिट एंड ट्रायल से, लेकिन रैंडम है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे फिर से लेता हूँ, 4x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस x प्लस 1। ये देखिए, मैं रेड वाला हटा देता हूँ यहाँ से, ब्लू वाला कर। ये जो इक्वेशन निकल कर यहाँ पे लिखा हुआ है 4th डिग्री का है। इस 4th डिग्री की इक्वेशन का कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जब इस 4th डिग्री की इक्वेशन का कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो आप कितने भी कोशिश कर लो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को देखने से ही मुझे पता चल रहा है कि ये ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका रूट है ही नहीं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? है ना? उसी तरीके से कोई और, मैं रैंडमली ले रहा हूँ डेटा, मैं अपने मन से कुछ भी ले रहा हूँ, या आपकी इच्छा है आपको कोई लेना है तो आप ले लीजिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। -3x² प्लस 2 और प्लस 1, हाँ चलो प्लस 1 लिए, इसको हटा दीजिए। जब मैं इस 4th डिग्री के इक्वेशन की तरफ जा रहा हूं तो मुझे इसका इंटरसेक्शन 4 प्लेसेस पे दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4। इसके टोटल 4 रूट्स हैं, -1.618, -0.618, 0.618 एंड 1.618। ये 4 रूट है। जैसे ही मैं कैलकुलेटर में इन चीजों को इंटर किया, जहां जहां एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा वो रूट्स दे देगा, और वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ रोमाना? या तो आप इसका यूज कर सकते हो। डेस्मोस ऑनलाइन टूल है, जस्ट ब्राउजर में desmos.com डालना। जब desmos.com डालते हैं हम लोग तो कुछ ऐसा खुलता है, देखो ऐसा खुलता है। फिर यहाँ पर ग्राफिकल कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ये ग्राफिकल कैलकुलेटर पे क्लिक किए, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखना है वो इक्वेशन लिखेंगे। x² लिखना है तो x प्रेस किया, ऊपर बार का सिंबल लगाते हैं, 2 लगाते हैं, x² बन गया। जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, साइन कॉस टाइम, जैसा भी फंक्शन है वो पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकते हो। सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई इंटीग्रेशन, पुराने क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज में उल्टे पुल्टे क्वेश्चन दिए हुए, वो क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है, स्टूडेंट अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं, तो वो सब मुझे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT लिखूंगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाएगा। सर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट PI लिखोगे तो पाई बन जाएगा, PI लिखा पाई बन गया। अब मैं सर इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ 1/2,
ऊपर मुझे साइन एक्स कॉस एक्स लिखना है, साइन एक्स कॉस एक्स लिखना है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, मुझे सर कल वाला क्वेश्चन टेस्ट करना है कि वो सही था या गलत था, पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाया, बाहर मिलाकर वेरिएबल किसका है सर, एक्स का वेरिएबल है, तो मैं डी एक्स लिखूंगा, ठीक है, डी एक्स लिखूंगा। अब ये वैल्यू कितनी दे रही है सर, कुछ भी नहीं बता रहा है, ये तो गलत बता रहा है। देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी लगा दिया, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि साइन के साथ पैरेंथेसिस लगाओ, मतलब ब्रैकेट लगाओ, तब हम सही आंसर देंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया, मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब देखो जरा कि क्या दे रहा है ये वैल्यू, ये वैल्यू बोल रहा है अनडिफाइंड, ऐसा क्यों बता रहे हैं अभी, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा के देखो क्या होता है इसमें, अनडिफाइंड बता रहा है इसमें। आंसर क्या आया था, 0 आया था ना इसका आंसर, आंसर तो 0 आया था भाई। चलो यहाँ पर ये इसका सिंटेक्स नहीं ले रहा है, मतलब इसका सिंटेक्स क्या होगा, अच्छा, बहुत सही हुआ कि अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, रुकना जरा, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चंस करते टाइम पे, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम पे हमने ये तो ध्यान दिया, ये ध्यान दिया हम लोगों ने कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 पुट कर लेता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर कितने हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर कितने हो जाएंगे, 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये डाइवर्जेंस वाला केस बन गया ना, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था वहां पर, लेकिन ये केस कैसा बन गया, डाइवर्जेंस वाला। तो डाइवर्जेंस वाला केस बना था, तो मैं 0 टू पाई बाई 2 के लिए सॉल्व करूंगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, है ना। एंड फिर मैं पाई बाई 2 से पाई के लिए सॉल्व करूंगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, तब जाकर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये आंसर अनडिफाइंड निकल कर आ रहा है, मतलब ये जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। वहां पर चेंज कर लेना जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने वहां पर इस फार्मूले को यूज करना सिखा रहा था और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, लेकिन वहां पर डिसकंटिन्यूटी में चेक नहीं किया था कि पाई बाई 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये जो फार्मूला यूज किया था उस फार्मूले से वहां पे 0 निकल कर आ रहा था, ठीक है। तो वो चेक कर लेना कि ठीक है, फार्मूले के हिसाब से तो 0 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है इसका, एक्चुअल आंसर इसका डाइवर्जेंट है। क्यों आंसर डाइवर्जेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 पे ब्रेक करने के बाद इनमें से कोई भी वैल्यू कन्वर्ज नहीं कर रही है, वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है। क्लियर हुए। ओके, चलो कोई दूसरे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। मैं सिंपली ये कैलकुलेटर बता रहा था, तो वो कैलकुलेटर पे आते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पाई डिवाइडेड बाई 4, देखो आंसर आ गए 0.2382, 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0.238। ये क्यों आंसर दिया, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये इनफाइनाइट बन रहा था और इस इंटरवल में पाई बाई 2 है नहीं। तो ऐसे आप कोई भी सम्स यहाँ पर इजिली टाइप करके आप लिख सकते हो, जैसे सर एफ एक्स कोई फंक्शन है, मैंने लिखा यहाँ पर साइन एक्स क्यों, कुछ अच्छा सा ले लो, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, इसको भूल जाइए। ये फंक्शन है एफ एक्स, मुझे सर इसके डिफरेंशिएशन को चेक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो मैंने एफ डैश एक्स लिख लिया। देखो ये ब्लू वाला कर्व जो है वो फंक्शन बता रहा है और ग्रीन वाला कर्व उसका डिफरेंशिएशन बता रहा है। तो हम इस तरीके से भी हम ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा है कि सर बुक में सही दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सही है या गलत है, तो सर मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ। सर जो ग्रुप पे आया था वो क्वेश्चन टेलीग्राम पे, अच्छा वो वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला पूछ रहे हो ना।
इंटीग्रेशन वाला पूछ रहे हो, -3 2 3 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx। देखो क्या है, अनडिफाइंड है ना, जो हमने बोला था आंसर डाइवर्जेंट होगा, है ना, अनडिफाइंड आ रहा है। इसी में हमने सॉल्व किया था कैसा वाला, -1 से 1 तक के लिए सॉल्व किया था, है ना, अनडिफाइंड ही आ रहा है। इवन -1 से 3 भी सॉल्व कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 पे ब्रेक हो रहा था, और -1 से 0 सॉल्व करेंगे तो सर अनडिफाइंड होगा, 0 से 3 सॉल्व करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है ना, तो डाइवर्जेंट हो गया ये सब इंटीग्रेशन। हाँ, इवन एक सेक स्क्वायर वाला सॉल्व किया था ना हम लोगों ने, उसमें भी आया था 0 to पाई सेक एक्स, नहीं आ रहा है सेक एक्स, हाँ इसका नहीं, पहले आगे में स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर dx। देखो क्या लिख रहा है, अनडिफाइंड लिख रहा है ना। अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो क्या देगा, 0 देगा, लेकिन हमने सॉल्व करके क्या चेक किया था, अनडिफाइंड आया था, डाइवर्जेंट आया था। समझ में आ रहा है सबको? यस, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक का सारा पोर्शन फिनिश किया है। और आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि कहीं पर से कोई भी बुक से क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, और आपके पास जो भी बुक है उसको रखे रहिए। मेरे क्वेश्चंस के अलावा अगर वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखता है, वो क्वेश्चन लेकर आना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन पूछ लेना, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो वो हो ही जाएगा। संदीप कुछ बोलना चाहते हो? सर ये क्वेश्चन है सर, पंकज मैं सॉल्व कराऊंगा, लिमिट का चैप्टर आने दो, क्योंकि यहाँ पर बताने के पहले मुझे काफी कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत तरह, मैं इसमें कैलकुलेटर गेट में अलाउड है, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया ग्रुप में, कैलकुलेटर यूज कर लो, मैंने ये बोला था ना, कैलकुलेटर यूज कर लो। मतलब लिमिट का क्वेश्चन में मैं एफर्ट नहीं लगाना चाहता, मैं लिमिट के क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको दूंगा और बोलूंगा कि आंसर ले आओ। गेट में कैलकुलेटर अलाउड है ना भाई, तो वो लिमिट में कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, मैं वो यूज करना सिखाऊंगा। माइक, ठीक है, चलो मैं 1 मिनट, चलिए अब आप अनम्यूट कर सकते हो, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। Hello. सिर्फ number of has fraction in its exponent, then how to solve without calculator. This question asked in ESC turbine pump question, not in only turbine pump question। आपको ESC में क्वेश्चंस आपको ऐसा भी दिखेगा कि 23 लिखा हुआ है, इसके पावर में 1/5 है, 1/5 है, इसकी करेक्ट वैल्यू वो पूछा है 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ईएससी में मैथ के ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो जानबूझकर वो रख रहे हैं, खास तौर पे रख रहे हैं कि स्टूडेंट उसको करने में टाइम लॉस करें। आप इसको कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते। हम लोग न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड। जब आप न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन उसमें आपको 3 to 4 मिनट 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर 4 to 5 मिनट मेरे पास है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ेंगे हम लोग, नहीं छोड़ना नहीं है, अगर हमारे पास टाइम है तो करेंगे। अगर 4-5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है मेरे पास एक छोटे से 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो करेंगे। बोलिए संदीप, अनम्यूट कर लो, हो जाएगा। हेलो। हाँ बोलिए संदीप। सर ये जो हमने क्वेश्चन करा था अभी 0 to पाई sin x cos x dx अपॉन π/2 माइनस x होल स्क्वायर, ये हाँ सर हमको ये पता चला कि π/2 लाइज इन द इंटरवल 0 to पाई। हाँ सर हमने उसको ब्रेक कर लिया फिर 0 to π/2 एंड π/2 से 0। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका ये क्वेश्चन होगा। तो सर हमें इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये डाइवर्जेंट है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तभी हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड, है ना। जी सर। ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ते हैं हम लोग, है ना, सिम्पसन्स रूल पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल मैनुअली नहीं है। नहीं है।
इसीलिए पढ़ते हैं वो लोग। तो अगर ये क्वेश्चंस हैं, देखो एक्स स्क्वायर dx मैंने लिखा, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, क्या एरर दे रहा है, साइन को बोल रहा है पेरेंट के अंदर रखने के लिए। चलो इसको रख लेते हैं। देखो क्या बता रहा है, ये अनडिफाइंड बता रहा है ना। अब जिस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है, मैं उसको कौन सी मेथड से सॉल्व करूंगा, मुश्किल हो जाएगा ना। यस सर। तो इसलिए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब जैसे पंकज का भी है कि सर पावर में 40 है। अब आप बोल रहे हो कि कोई नंबर है, लेट से 1026 ऐसा कोई नंबर है और इसके पावर में 1/40 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है, और हमें एग्जाम्स में पूछ दिया कि इसकी करेक्ट वैल्यू बताओ, वो भी 3 डेसिमल प्लेस तक। अब ये कैलकुलेशन अगर मुझे करना है, विदाउट कैलकुलेटर करना है, तो मैं न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू करूंगा, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाकर होगा, और ऐसे नहीं होगा। मैंने इवन कैलकुलेटर का यूज करते हुए, कैलकुलेटर रहेगा तब तो मैं डायरेक्टली प्रेस करके मैं कर सकता हूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड के यूज करते हुए भी मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ इन सब सम को, तब पर भी बहुत टाइम लगता है, और वो अननेसेसरी बहुत टाइम कंज्यूम होने के बाद भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है। रीजन ये कि न्यूटन रैप्सन मेथड का भी कुछ अपना लिमिटेशन, उसमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज होता है, और अगर हमारे पास x रेज टू n कोई फंक्शन है, तो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे सर, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन जो लिखेंगे वो n टाइम्स x रेज टू n-1 लिखेंगे, है ना। तो सर ऐसे हम अप्रोक्सीमेट कर करके कैसे करेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस वैसे ही है कि जस्ट आप क्वेश्चन देख लिया, हाँ ठीक है समझ में आ गया, ये टाइम लॉस करने के लिए दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन में फंसा वो अपना 5 से 8 मिनट गवा दिया, इतना समझना है। दूसरा इसका एक तरीका होता है, वो उसको बोलते हैं चाइनीज मेथड, चाइनीज मेथड बोलते हैं उसको। वो चाइनीज मेथड जो है, उस मेथड को समझने के लिए ही आपको कम से कम 5 से 6 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अगर लास्ट डिजिट ये रहा तो क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट ऐसा रहा तो क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट ये रहा तो क्या करना है। तो भैया उतना मेहनत कौन कर रहा है कि 5 से 6 दिन तक बैठकर समझो कि चाइनीज मेथड क्या है। बेटर है कि अगर क्वेश्चंस आ गया वैसा, तो आंख बंद करके आगे क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। ऐसे भी ईएससी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन कोई नहीं सोल्व करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास 5 से 6 लोग पहले भी लेकर आ चुके हैं कि सर कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मिलेगा न्यूटन रैप्सन मेथड से, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। और देखो ना, मैं सिंपली बोलूं कि फंक्शन दिया हुआ है, जरा समझा ही देता हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड। लेट से फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर n पे पावर कितने हैं, लेट से n पे पावर 1/40 है, तो फंक्शन क्या क्रिएट होगा सर, मैं x इज इक्वल टू n पे पावर 1/40 ले रहा हूँ, ठीक है। इरेजर इरेजर इरेजर, मुझे कैलकुलेट करना है फंक्शन नंबर पे पावर 1/40 को, तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर कि फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे, पेन कहाँ गया है इसमें, ड्रॉ, अब मैं फंक्शन को बनाने के लिए x के इक्वल लिया, अब इसके पावर में 40 लगाऊंगा, तो x पे पावर 40 इज इक्वल टू n आया, तो फंक्शन में बनाऊंगा यहाँ पर, फंक्शन बनेगा x पे पावर 40 माइनस डेट नंबर। अब मैं इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखूंगा, x नॉट माइनस फंक्शन में x नॉट अपॉन फंक्शन के डिफरेंशिएशन में x नॉट। इनिशियल वैल्यू हम कुछ लेकर चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो रूट निकल कर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो x नॉट की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 40x रेज टू 39। तो जब मैं x नॉट की वैल्यू 1 लूंगा, तब तक के लिए तो आसान है, 1 माइनस फंक्शन में 1 पुट किया सर, 1 माइनस n अपॉन फंक्शन में 1 पुट किया, यहाँ पे 40 आ गया। लेकिन जब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल में नंबर आएंगे, ये डेसिमल में नंबर आएंगे। जब आप x2 को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो x नॉट माइनस x1 माइनस फंक्शन में x1 पुट करना एंड फंक्शन के डिराइवेटिव में x1 पुट करना। आप सोचो कि ये जो डेसिमल वाला नंबर है, अगर आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो कैसे उसके पावर में 40 सॉल्व करोगे। तो न्यूटन रैप्सन मेथड भी यहाँ पर स्टक कर जाता है, फंस जाता है कि आदमी करने का कोशिश तो करता है लेकिन फिर आगे चलकर रुक जाएंगे।
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक चला जाएगा, लेकिन उसके आगे अप्रोक्सीमेट करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? यस। कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, तो कल से कोई भी थोड़ा सा भी मिस मत करना, बस इतना ही बोलूंगा। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, एंड कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट। अगर लिमिट छूट गया भैया तो कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा, डिफरेंशियबिलिटी समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम मिनिमम मीन वैल्यू थ्योरम ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिमिट मिस मत करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर अनडिटरमाइंड फॉर्म्स तो सर 7 होती हैं स्टैंडर्ड, हाँ हाँ और सर इनफाइनाइट में कुछ डिफरेंस होता है सर, अनडिटरमाइंड में और इनफाइनाइट में? हाँ, मैं ये सब चीजें डिस्कस करूंगा। देखो, इनडिटरमाइंड का मतलब हुआ कि हम उन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। जैसे मैं 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं, यस सर। है ना, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अब इनफाइनाइट क्या है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इनफाइनाइट क्या होता है। क्या होता है वैसे इनफाइनाइट? सर ये हम्म। बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा? मैं आपसे पूछूं कि 10⁻30 बहुत बड़ा नंबर है क्या? सर ये तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में फिर देखा जाएगा। हाँ, फिर किसी चीज के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, जब तक रिस्पेक्ट नहीं तब तक इन्फिनिटी नहीं। तो जैसे मैं बोलूं कि वन वन इन्फिनिटी है क्या, तो आप बोलोगे सर किसके रिस्पेक्ट में? मान लीजिए कि जी 1 सर। कूलम्ब चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं इधर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस चार्ज के कंपेरिजन में ये वाला चार्ज बहुत बड़ा है, तो इसके रेफरेंस में ये नंबर इन्फिनिटी है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 kg, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास क्या है, तो इसके कंपैरिजन में ये 1 kg जो है यहाँ पर निग्लिजिबल है, वो 0 है, और ये क्या है सर, इन्फिनिटी है। इसके कंपैरिजन में ये क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी एक रेफरेंस नंबर के थ्रू वर्क करता है, और इसी का यूज मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में करूंगा शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। इन्फिनिटी की वैल्यूज मैं ले लिया करूंगा, कि इन्फिनिटी की वैल्यूज मैं बता दूंगा कि इन्फिनिटी की वैल्यूज इतनी ले लो, आंसर आ जाएगा। तो लिमिट में वो सब शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, मेथड भी सीखेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि गेट के एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड में सॉल्व करना है। और कोई डाउट? ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, चलो मिलते हैं कल, पूरे जोश के साथ एकदम मिलते हैं, ठीक है? और कोई भी लेक्चर मिस मत करना कल का। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।